दोस्तों नमस्कार। रोड सेफ्टी चैनल रोड सेफ्टी आर के यादव में आपका स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं अपन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 चैप्टर 2 जो कि ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड है। और ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये देखने के बाद थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन समझना और जो काम की चीज है उसको आप ग्रहण करना, और जिसको जो तैयारी कर रहे हैं भर्ती के लिए उनको तो ये पूरा ही समझना चाहिए। फिर भी जो कैच वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है वो आप उसको पकड़ने की कोशिश करें। तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 चैप्टर 2 ये लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड टॉपिक है ये, और चैप्टर 2 पूरा इसी से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर 2 के अंदर क्या है, सेक्शन 3। ये सेक्शन 3 क्या बताता है, नेसेसिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो इसके अंदर no person shall drive a motor vehicle in any public place unless he holds an effective driving license issued to him, authorizing him to drive the vehicle, and no person shall so drive a transport vehicle other than a motor cab or motorcycle hired for his own use or rented under any scheme made under subsection 2 of section 75 unless his driving license specifically entitles him so to do। इसका मतलब क्या है, कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति वाहन जब तक नहीं चलाएगा जब तक उसके पास कोई वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो उस कैटेगरी के वाहन को चलाने के लिए। उसके बाद में क्या कर दिया, नो पर्सन शैल सो ड्राइव ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं चलाएगा अगर उसके पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो एक्सेप्ट क्या कर दिया कि कोई मोटर कैब या कोई मोटरसाइकिल जो उसने किराए भाड़े के लिए किराए पे लिया और उसको चलाने के लिए, इसके अलावा किसी भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल को वो नहीं चलाएगा अगर उसके पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान तब तक नहीं चलाएगा जब तक उसके पास उस यान को चलाने के लिए प्राधिकृत करने वाली प्रभावित चालान अनुज्ञप्ति न हो। और कोई भी व्यक्ति किसी परिवहन यान, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इसमें क्या छोड़ दिया, मोटरसाइकिल हो या मोटरसाइकिल से भिन्न, तो जो उसके स्वयं के उपयोग के लिए किराए पर लिया गया हो किसी स्कीम के अंदर, कौन सी, धारा 75 की धारा 2 के अधीन किसी स्कीम पे किराए पे लिया गया हो, जैसे रेंट ए बाइक है, रेंट ए टैक्सी है, तो इस तरह का रेंट ए कैब, तो इस तरह की स्कीम के अंदर अगर कोई गाड़ी ली गई है तो उसको उस लाइसेंस से चला सकता है, अदरवाइज ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं चलाएगा। तो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल जब चलाएगा जब उसके पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस। दूसरा क्या है, condition subject to which subsection 1 shall not apply to a person receiving instructions in driving a motor vehicle shall be such as may be prescribed by the central government। इसका मतलब क्या है, ये कंडीशंस अगर कोई ड्राइविंग की ट्रेनिंग ले रहा है, किसी ड्राइविंग स्कूल के अंदर वो गाड़ी चला रहा है, उसके ऊपर ये चीजें लागू नहीं होंगी, यानी वहां उसको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते वहां भी वो लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर ही दे। तो ऐसी ट्रेनिंग के अंदर इसको एक्सक्लूड किया गया है वे शर्त जिनके अधीन उपधारा 1 में मोटरयान चलाने की शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर लागू नहीं होंगी। और कंडीशंस कौन सी लागू होंगी, वो लागू होंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी। इसके बाद है सेक्शन 4। इसमें से कई बार सवाल आता है, सेक्शन 4 चैप्टर 2 का सेक्शन 4 ये किससे रिलेटेड है, एज लिमिट इन कनेक्शन विद ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। तो ये एज लिमिट से रिलेटेड है, यानी कि आपको लाइसेंस के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। नो पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से कम के किसी भी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता। ऑफ 18 ईयर्स शैल ड्राइव मोटर व्हीकल इन एनी पब्लिक प्लेस, किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर नहीं चलाएगा, प्रोवाइडेड दैट, लेकिन इसमें परंतु डाल दिया, प्रोवाइडेड दैट मोटरसाइकिल विदाउट विद इंजन कैपेसिटी नॉट एक्सीडिंग 50 सीसी, यानी 50 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो इंजन कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर कोई गाड़ी नहीं है तो वो चलाई जा सकती है 16 साल की उम्र के बाद, तब जब उसके पेरेंट्स की कंसेंट हो।
लिखित में स्वीकृति देंगे पेरेंट्स, मे बी ड्रिवन इन पब्लिक प्लेस बाय ए पर्सन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 16 ईयर्स। यानी कि जो ऐसा कोई वाहन जो 50 सीसी से कम का है उसको चलाने के लिए 16 साल की उम्र क्रॉस कर चुके बच्चे चला सकते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स की लिखित में कंसेंट लेनी होगी। और फिर क्या है कि वैसे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मार्केट के अंदर आजकल कोई गाड़ी 50 सीसी से नीचे की नहीं आ रही है, और कोई पुरानी जो बची हुई है जो रिन्यू कराता रहा है और उसको अगर यूज करता है, और जहां कोई इस तरह के नॉर्म्स लागू नहीं है, एनसीआर के नॉर्म्स लागू नहीं है, या फिर पोल्यूशन कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट के कोई नॉर्म्स जिस एरिया में लागू नहीं है, वहां ऐसी गाड़ी को चला सकता है, उसका लाइसेंस भी बन सकता है। 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चलाएगा, बशर्ते कि 50 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल किसी व्यक्ति द्वारा 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सार्वजनिक स्थान पर चलाई जा सकेगी। से अधिक इंजन क्षमता नहीं होने वाली बाइक। सेक्शन 5 क्या कहता है, आप देखना ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें ओनर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी कर दी। ओनर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3 एंड 4। धारा 3 और 4 का उल्लंघन के लिए मोटर वाहन के मालिकों की जिम्मेदारी क्या है। यानी कि नो ओनर और पर्सन इन चार्ज ऑफ ए मोटर व्हीकल शैल cause or permit any person who does not satisfy the provision of section 3 और 4 to drive the vehicle। यानी सेक्शन 3, जिसके पास अथोराइज ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो, जिसकी उम्र 18 साल नहीं हुई हो, उसको कोई भी वाहन स्वामी अपनी गाड़ी नहीं देगा। ये क्या कहता है, सेक्शन 5 कहता है ये हर एक वाहन मालिक की, वाहन स्वामी की जिम्मेदारी है कि वो जो है 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को, और दूसरी कंडीशन क्या है, उसके पास किसी कैटेगरी के व्हीकल को चलाने के लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपना वाहन नहीं सुपुर्द। इसके बाद क्या है, सेक्शन 6 रेस्ट्रिक्शंस ऑन दी होल्डिंग ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। चालन अनुज्ञप्ति धारण करने पर निर्बंधन, यानी कि रेस्ट्रिक्शंस, ये रेस्ट्रिक्शंस क्या लगाई गई है, नो पर्सन शैल, कोई भी व्यक्ति while he holds any driving license for the time being in force hold any other driving license except a learner's license or a driving license issued in accordance with the provisions of section 18 ये related to PL of central government vehicles को चलाने से related है। section 18 or a document authorizing in accordance with the rules made under section 139 the person is specified therein to drive a motor vehicle। ये क्या करता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी एक कैटेगरी का ड्राइविंग लाइसेंस ऑलरेडी है, वो ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता जब तक कि वो उसका लाइसेंस इफेक्टिव रहेगा। एक्सेप्ट क्या कर दिया कि उसके अंदर दूसरी किसी कैटेगरी के लर्निंग लाइसेंस बनवा सकता है, तो एडिशनल एंडोर्समेंट के लिए। कोई भी व्यक्ति जब तक वह समय प्रवर्त कोई चालन अनुज्ञप्ति धारण करता है, धारा 18 के उपबंधों के अनुसार जारी की गई शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन अनुज्ञप्ति या धारा 139 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति को मोटरयान चलाने के लिए प्राधिकृत करने वाले दस्तावेज के सिवाय कोई अन्य चालन अनुज्ञप्ति धारण नहीं करेगा। दूसरा क्या है, सबसेक्शन 2 क्या कहता है, इसका सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है, नो होल्डर ऑफ ए ड्राइविंग लाइसेंस, किसी ड्राइविंग लाइसेंस का होल्डर और अ लर्नर्स लाइसेंस शैल परमिट इट टू बी यूज्ड बाय एनी अदर पर्सन। यानी किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया या लर्नर्स लाइसेंस ले लिया, वो किसी दूसरे को नहीं देगा उसको यूज करने के लिए, यानी कि वो उसी व्यक्ति के उपयोग के लिए बनता है। तीसरा सबसेक्शन इसका क्या कहता है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट ए लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैविंग जुरिसडिक्शंस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 फ्रॉम एडिंग टू द क्लासेस ऑफ व्हीकल्स व्हिच द ड्राइविंग लाइसेंस ऑथराइजेस द होल्डर टू ड्राइव।
यानी कि कोई भी जो अथॉरिटी है वो उसको जिसके ज्यूरिसडिक्शन में, तो सब सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 9 कि व्हीकल क्लास ऐड करने से उसको मना नहीं कर सकते अगर उसके पास अलग अलग कैटेगरी के ड्राइविंग लाइसेंस है। तो इसमें क्या है, इसमें प्रोविजन क्या है कि आपने मान लो आपको आवश्यकता थी, एक बार आपने मोटरसाइकिल विद गियर का बनवा लिया, दूसरी जगह आपको आवश्यकता पड़ी आपने एलएमवी का बनवा लिया, दोनों को क्लब क्लब भी करवा सकते हो आप, कोई और क्लास भी ऐड करवा सकते हो, उसमें कोई रुकावट नहीं, वो करके देना पड़ेगा। इस धारा की कोई बात धारा 9 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट अधिकारिता रखने वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी को उन वर्गों के यानों को जोड़ने से नहीं रोकेगी जिन्हें चलाने के लिए चालन अनुज्ञप्ति धारक को प्राधिकृत करती है। यानी किसी अथॉरिटी ने ऑलरेडी उनको अधिकृत कर रखा है वो उस कैटेगरी का वाहन चलाने के लिए, तो उसको उस जोड़ना पड़ेगा। सेक्शन 7 क्या कहता है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्रांटिंग ऑफ लर्नर्स लाइसेंस फॉर सर्टेन व्हीकल, कुछ वाहनों के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति प्रदान करने पर निर्बंधन। रुकआउट क्या है, नो पर्सन शेल बी ग्रांटेड ए लर्नर्स लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस नहीं मिलेगा टू ड्राइव ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल को चलाने के लिए, अनलेस ही हैज हेल्ड ए ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव ए लाइट मोटर व्हीकल फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी के पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये वर्तमान में जो आपका एक्ट जो कहता है वो ये कहता है। पहले क्या था, जैसे कुछ लोगों के पहले के पुराने बने हुए हैं, डायरेक्ट हैवी भी बने हुए हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम्स आती है। जो है अब क्या है कि जब तक लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं होगा 1 साल पुराना, तब तक आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लर्निंग लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता। No person shall be granted a learner's license to drive a transport vehicle unless he has held a driving license to drive a light motor vehicle for at least 1 year, provided that nothing contained in this subsection shall apply to an e-cart or e-rickshaw। लेकिन e-cart और e-rickshaw में ये चीज अप्लाई नहीं होती है। e-cart और e-rickshaw के अंदर क्या है, इनकी यूनियन या मैन्युफैक्चरर एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देता है, उसके आधार पे आपको एक ऑटो और रिक्शा का ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। किसी व्यक्ति को परिवहन यान चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति तब तक प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उसके पास हल्के मोटर यान चलाने के लिए कम से कम 1 वर्ष तक चालन अनुज्ञप्ति न हो, परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात ई कार्ट या ई रिक्शा पर लागू नहीं होगी। दूसरा इसका सबसेक्शन क्या कहता है, नो पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, कोई भी व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का शेल बी ग्रांटेड ए लर्नर्स लाइसेंस टू ड्राइव मोटरसाइकिल विदाउट गियर एक्सेप्ट विद द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन डिजायरिंग द लर्नर्स लाइसेंस। यानी कोई भी व्यक्ति 18 साल से कम का मोटरसाइकिल विदाउट गियर अभी ड्राइविंग लाइसेंस उसको जारी नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके पेरेंट्स उसको कंसेंट ना दे। 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को गियर रहित मोटरसाइकिल चलाने के लिए शिक्षार्थी लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा तब तक कि शिक्षार्थी लाइसेंस चाहने वाले व्यक्ति की देखभाल करने वाले व्यक्ति की लिखित सहमति न हो। तो उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति जब तक लिखित सहमति नहीं देगा, और ये जनरली ये लिखित सहमति देखभाल करने वाले उसके पेरेंट्स हैं, तब तक उसको ये ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता अगर 18 साल से कम है तो। 18 साल का होने के बाद किसी की लिखित सहमति की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब सेक्शन 8 क्या कहता है, ग्रांट ऑफ लर्नर्स लाइसेंस। लर्नर्स लाइसेंस कैसे दिया जाता है, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति प्रदान करना। पहला क्या है, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति who is not disqualified under section 4 for driving a motor vehicle and who is not for the time being disqualified for holding or obtaining a driving license is subject to the provisions of section 7 apply to any of the licensing authority in the state। अब इसको समझने की कोशिश करना, कोई भी व्यक्ति जिसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो, यानी किसी अथॉरिटी ने या किसी माननीय न्यायालय ने उसको
डिस्क्वालीफाई नहीं किया हो लाइसेंस लेने के लिए, तक वो पूरे स्टेट के अंदर किसी भी अथॉरिटी को अप्लाई कर सकता है जहां वो सामान्यता रहता है। वो कहां अप्लाई कर सकता है आप देखना, इन विच ही ऑर्डिनरीली रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस, जहां वो जनरली रह रहा है और अपना बिजनेस कर रहा है। या स्कूल में सेकंड देखना, इन विच द स्कूल और एस्टेब्लिशमेंट रेफर्ड टू इन सेक्शन 12 फ्रॉम वेयर he intends to receive instructions in driving motor vehicle is situate for the issue to him of a learner's license। इसका कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो या टाइम बिंग नहीं डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो लाइसेंस लेने के लिए, उसके द्वारा किसी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा या किसी माननीय न्यायालय के द्वारा अगर डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है तो वो पूरे स्टेट के अंदर, पहले ये क्या था, द एरिया इन हुज जुरिस्डिक्शन, जहां का वो रहने वाला उस एरिया में बनवाना पड़ता था, क्या कर दिया, स्टेट के अंदर किसी भी लाइसेंसिंग को अप्लाई कर सकता है। किसके पास कर सकता है, आगे दे दिया, वो जनरली रह रहा है और अपना बिजनेस कर रहा है। दूसरी चीज, जिस ड्राइविंग स्कूल के अंदर वो ट्रेनिंग ले रहा है वो वहां से भी लर्निंग लाइसेंस उस अथॉरिटी को भी अप्लाई कर सकता है। जनरली स्कूल भी उसको लर्निंग लाइसेंस जारी कर सकती है। इसके बाद क्या है, सेक्शन 12 जो है ये पूरा का पूरा मोटर ड्राइविंग स्कूल से रिलेटेड है, इसको अपन बाद में अलग से देखेंगे। दूसरा इसका क्या कहता है, सब सेक्शन, एवरी एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1 shall be in such form, इस फॉर्म में होगी, एंड shall be accompanied by such documents with such fees and submit in such manner including electronic means as may be prescribed by the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड की गई हुई फीस और फॉर्म के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई किया जा सकेगा। तीसरा क्या है, एवरी एप्लीकेशन टू ड्राइव ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल मेड अंडर सबसेक्शन 1 shall be accompanied by a medical certificate in such form as may be prescribed by the central government and signed by such registered medical practitioner as the state government or any person authorized in this behalf by the state government may by notification in the official gazette appoint for this purpose। यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर बिल्कुल क्लियर कट दे रखा है, जैसे फॉर्म 1 में जो मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, फिर उसको लर्नर्स लाइसेंस उसको मिलेगा ट्रांसपोर्ट। फोर्थ क्या कहता है, if from the application or from the medical certificate referred to in subsection 3 it appears that the applicant is suffering from any disease or disability which is likely to cause the driving by him of a motor vehicle of the class in which he would be authorized by the learner's license applied for to drive to be a source of danger to the public or the passengers, the licensing authority shall refuse to issue the learner's license, provided that a learner's license limited to driving an adapted vehicle may be issued to the applicant if licensing authority is satisfied that he is fit to drive such carriage। इसका मतलब क्या है कि अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ये लगे कि ये व्यक्ति पब्लिक के लिए डेंजर क्रिएट कर सकता है और ये पब्लिक प्लेस के ऊपर ड्राइविंग के लिए फिट नहीं है, तो उसको लाइसेंस देने से लाइसेंसिंग अथॉरिटी मना कर सकती है। लेकिन प्रोवाइडेड दैट लर्नर्स लाइसेंस लिमिटेड टू ड्राइविंग एन एडेप्टेड व्हीकल मे बी इश्यूड टू द एप्लीकेंट, एडेप्टेड व्हीकल का लर्निंग लाइसेंस उसको दिया जा सकता है। जैसे अपन को लगता है कि भाई ये फिजिकली हैंडीकैप्ड है, इसके कंट्रोल नहीं कर पाएगा, न हाथ काम कर रहा है न पैर काम कर रहे हैं, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसको लाइसेंस जारी करने से बिल्कुल मना कर सकती है, एक्सेप्ट कि एडेप्टेड व्हीकल। क्योंकि एडेप्टेड व्हीकल में क्या होता है, जनरली जो व्यक्ति है उसके अकॉर्डिंग उसके सिस्टम्स रहते हैं कंट्रोल में। मान लो एक हाथ सही है आ रहा है और उसमें कंट्रोल है, या एक पैर सही है उसमें कंट्रोल दे दिया, ऐसे व्हीकल के लिए उसको लर्नर्स लाइसेंस जारी किया जा सकता है। इसके बाद क्या है, नो लर्नर्स लाइसेंस शैल बी इश्यूड टू एनी एप्लीकेंट, किसी एप्लीकेंट को लर्नर्स लाइसेंस कब तक जारी नहीं किया जा सकता,
unless he satisfies such conditions as may be prescribed by the central, तब तक कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई कंडीशंस को पूरा नहीं करता हो। सिक्स क्या कहता है इसका सबसेक्शन 6, when an application has been duly made to appropriate licensing authority, उसके पास अप्लाई करेगा जिस लाइसेंसिंग अथॉरिटी के, applicant has satisfied such authority of his physical fitness under subsection 3 and has passed the satisfaction of the licensing authority the test referred in subsection 5, the licensing authority shall, subject to the provisions of section 7, issue the applicant a learner's license unless the applicant is disqualified under section 4 of driving motor vehicle or is for the time being disqualified for holding or obtaining a driving license। क्या है, कोई एप्लीकेशन किसी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अप्लाई किया जाएगा और अप्लीकेंट है सेटिस्फाइड, दी अथॉरिटी को सेटिस्फाई कर दिया कि वो फिजिकली फिट है, और जो अथॉरिटी ने जो टेस्ट का फॉर्मेट बना रखा है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बना रखा है, क्योंकि अब भी अपने पास सारथी पोर्टल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पोर्टल है, एकरूपता दी गई है, ऐसे टेस्ट को पास करने के बाद वो अथॉरिटी उसको ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू कर देगी। कौन सा, लर्नर्स लाइसेंस। प्रोवाइडेड दैट, अब इसमें क्या है, प्रोवाइडेड दैट अ लाइसेंसिंग अथॉरिटी में इश्यू ए लर्नर्स लाइसेंस टू ड्राइव मोटरसाइकिल और अ लाइट मोटर व्हीकल नॉट विद स्टैंडिंग that it is not the appropriate licensing authority. If such authority is satisfied that there is good reason for the applicant's inability to apply to the appropriate licensing authority, provided further that licensing authority may issue a learner's license in electronic form and such manner as may be prescribed by the central government. इसका मतलब क्या है, अगर वो उसकी मूल लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं है जहां का वो रहने वाला है, कोई दूसरी लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर उसको लाइसेंस जारी करती है, वो मानती है कि इसके पास उचित रीजन है इस लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास अप्लाई करने के लिए, ये यहीं रह रहा है या यहीं नौकरी कर रहा है या कोई प्राइवेट धंधा कर रहा है, तो वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसको लाइसेंस जारी सकती है, लर्नर्स लाइसेंस। लेकिन उसकी सूचना मूल लाइसेंसिंग अथॉरिटी जहां का जिसके जुरिस्डिक्शन का वो व्यक्ति है उसको देनी पड़ती है। तो ये सिस्टम जो है ऑनलाइन होने के बाद अब वो भी देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा डेटा ऑनलाइन है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, और परंतु डाल दिया, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी में बिफोर इश्यूइंग द लाइसेंस वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ एप्लीकेंट इन सच ए मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगी लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ये जैसे स्क्रूटनी में कर लेते हैं। और आजकल तो ऐसा सिस्टम कर दिया कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपके आधार कार्ड से ही आपके पास ओटीपी आएगा, जो एप्लीकेंट है उसके ओटीपी से हम आधार कार्ड निकाल लेते हैं या जो भी अथॉरिटी है वो, तो इसका मतलब वो व्यक्ति जेन्युइन है। तो वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या करेगी, उसकी पहचान का सत्यापन करेगी। सेवंथ क्या है, वेर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, सेंट्रल गवर्नमेंट satisfied that it is necessary or expedient so to do it may by rules made in this behalf exempt generally either absolutely or subject to such conditions as may be specified in the rules any class of persons from the provisions of subsection 3 or subsection 5 or both। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी को ये टेस्ट देने से एग्जम्प्ट भी कर सकती है। वैसे जिसके पास फोर्सेज के अंदर, आर्मी के अंदर वहां लाइसेंस जारी करते हैं, जिसके पास वो लाइसेंस है उसको भी यहां टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं। अब आगे आएगा, एनी लर्नर्स लाइसेंस फॉर ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल मोटरसाइकिल इन फोर्स, फोर्स के अंदर इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ, ये इन फोर्स का मतलब जब तक वो पावर में है। एनी लर्नर्स लाइसेंस फॉर ड्राइविंग मोटर व्हीकल इन फोर्स, जो उसमें अस्तित्व में है, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के लागू होने से पहले किसी के पास मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस है, आफ्टर सच कमेंसमेंट, इस कमेंसमेंट के बाद तो उसका जो लर्निंग लाइसेंस है वो किसका माना जाएगा, दोनों का। यानी कि मोटरसाइकिल
विद और विदाउट गियर। जिसके पास मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस है या लर्निंग लाइसेंस, अभी लर्नर लाइसेंस की बात कर रहे हैं, तो जिसके पास ऑलरेडी लर्नर लाइसेंस है मोटरसाइकिल का, ये एक्ट कमेंस होने के बाद उसका दोनों क्लास माना जाएगा, यानी कि मोटरसाइकिल विदाउट गियर और विद गियर। इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त मोटरसाइकिल चलाने के लिए कोई शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति ऐसे प्रारंभ के पश्चात गियर रहित या सहित मोटरसाइकिल चलाने के लिए प्रभावी समझी जाएगी। अब क्या है सेक्शन 9, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, चालन अनुज्ञप्ति प्रदान करना किसको प्रदान की जा सकती है? एनी पर्सन हु इज नॉट फॉर द टाइम बीइंग डिस्क्वालिफाइड, जिसको कभी डिस्क्वालीफाई नहीं किया हो, होल्डिंग और ऑब्टेनिंग ए ड्राइविंग लाइसेंस में अप्लाई टू एनी लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन द स्टेट, किसी भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अप्लाई कर सकता है। जो लर्निंग लाइसेंस में थी वही है तीन चीजें। इनको इन विच ही ऑर्डिनरीली रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस, जहां वो अपना बिजनेस करता हो या रहता हो, इन विच द स्कूल, जिस ड्राइविंग स्कूल के अंदर वो जो है ड्राइविंग ट्रेनिंग ले रहा हो, तो वही कंडीशन है इसमें भी। इसका सबसेक्शन 2 क्या है? एवरी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी इन सच फॉर्म एंड शैल बी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी उस फॉर्मेट के अंदर वो अप्लाई करेगा। तीसरा क्या है? द एप्लीकेंट पासेस सच टेस्ट एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब किए हुए टेस्ट को पास कर लेता है कोई एप्लीकेंट, ही शैल बी इश्यूड द ड्राइविंग लाइसेंस, उसको ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू कर दिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट नो सच टेस्ट शैल बी नेसेसरी वेयर द एप्लीकेंट प्रोड्यूसेस प्रूफ टू शो दैट, वो ये प्रूफ प्रोड्यूस करे, जैसे मैंने बताया था कि जिसके पास ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस है, वो फोर्सेज के अंदर, मान लो आर्मी के अंदर था और किसी फोर्स के अंदर, तो उसको अलग से टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें किस किस में कर दिया एग्जाम? फर्स्ट देखो, एप्लीकेंट हैड प्रीवियसली हेल्ड ए ड्राइविंग लाइसेंस, कोई ड्राइविंग लाइसेंस है उसके पास, टू ड्राइव सच क्लास ऑफ व्हीकल, ऐसे व्हीकल क्लास का, एंड दैट the period between the date of expiry of that license and the date of application does not exceed 5 years, यानी कि 5 साल के अंदर अंदर उसका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हुआ है, तो वो उसको अलग से टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान देना इसके ऊपर। आवेदक के पास पहले से ही ऐसे वर्ग के वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रहा है और उस लाइसेंस की समाप्ति की तारीख और आवेदन की तारीख के बीच की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं है, ऐसे व्यक्ति को दोबारा टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्या है? द एप्लीकेंट होल्ड्स और हैज प्रीवियसली हेल्ड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव सच क्लास ऑफ व्हीकल इश्यूड अंडर द सेक्शन 18। अंडर द सेक्शन 18 क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के व्हीकल्स को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है, तो ऐसा कोई ड्राइविंग लाइसेंस उसको भी आवश्यकता नहीं है। तीसरा क्या है? द एप्लीकेंट्स होल्ड्स ए ड्राइविंग लाइसेंस, के पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइव सच क्लास ऑफ व्हीकल issued by competent authority of any country outside India, किसी दूसरी कंट्री द्वारा लाइसेंस इश्यू किया और वो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेके यहां आया है, to the condition that the applicant complies with the provisions of subsection 3 of section 8। आवेदक के पास भारत के बाहर किसी देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वाहन के ऐसे वर्ग को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस है, इस शर्त के अधीन आवेदक धारा 8 की उपधारा 3 के प्रावधानों का अनुपालन करता है। ऐसे केस में उसको टेस्ट में एग्जम्पशन दे रखा है। ठीक है? द एप्लीकेंट इज नॉट सफरिंग फ्रॉम, ये देखना, एप्लीकेंट नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी विच इज लाइकली टू कॉज ड्राइविंग बाय हिम टू बी ए सोर्स ऑफ डेंजर, यानी कोई ऐसी डिसेबिलिटी एप्लीकेंट में नहीं हो जिससे कि वो पब्लिक के लिए डेंजर प्रोड्यूस करे, to the public, and the licensing authority may for that purpose require the applicant to produce a medical certificate in the same form and in the same manner as is referred to subsection 3 of section 8। और ये अगर लगता है तो उससे मेडिकल सर्टिफिकेट लिया जाता है उसी फॉर्मेट में जिसमें कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस चलाने के लिए उसको चाहिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट ए ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ड्राइविंग एन एडेप्टेड व्हीकल, इसमें भी वही है, एडेप्टेड व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी चाहे तो जारी कर सकती है। उसको लगता है भाई ये इसके अकॉर्डिंग
व्हीकल के कंट्रोल्स हो गए हैं तो उसको जारी कर। लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट ही इज फिट टू ड्राइव सच मोटर व्हीकल, ऐसे मोटर व्हीकल को चलाने के लिए। Where the application is for a license to drive a transport vehicle के लिए अगर कोई application, no such authorization shall be granted to any applicant unless he possess a driving certificate issued by a school or establishment referred to in section 12। तो यहाँ आपको ये सब सेक्शन 4 क्या कहता है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब तक उसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस कब तक जारी नहीं किया जा सकता। पहली कंडीशन तो क्या थी, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लर्नर्स लाइसेंस कब तक जारी नहीं हो सकता, जब तक उसके पास लाइट मोटर व्हीकल को चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो और वो 1 साल से पुराना नहीं हो। अब तो लर्निंग लाइसेंस जारी होगा। लर्नर लाइसेंस जारी करने के बाद मोटर ड्राइविंग स्कूल से वो ट्रेनिंग लेगा, यानी कि उस मोटर ड्राइविंग स्कूल के पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट व्हीकल का मतलब है जिसका GVW 7.5 टन से ऊपर हो, ऐसे गाड़ी को की ट्रेनिंग देने के लिए क्या करेगा, वो ड्राइविंग स्कूल जब तक सर्टिफिकेट नहीं देगी ड्राइविंग ट्रेनिंग का, तब तक उसको हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू नहीं किया जा सकता। अब इसका सब सेक्शन 5 क्या कहता है, वेयर द एप्लीकेंट डज नॉट पास द टेस्ट, जहां वो अगर टेस्ट पास नहीं करता है, he may be permitted to reappear for the test after a period of 7 days। तो उसको क्या होगा, 7 दिन बाद दोबारा आना पड़ेगा। फिर भी नहीं कर पाता तो फिर 7 दिन के लिए, तीसरी बार भी नहीं कर पाता 7 दिन के लिए, तो फिर सीधा का सीधा 8 दिन के बाद उसको आना पड़ेगा। 60 दिन कब से, जो लास्ट वाले 7 दिन के लिए वो अपीयर हुआ था उस दिन से 60 दिन। तो ये सब सेक्शन क्या कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आम आदमी के लिए भी ये जरूरी है। When the applicant does not pass the test, he may be permitted to reappear for the test after a period of 7 days, provided that where the applicant does not pass the test, फिर भी टेस्ट पास नहीं करते, इवन आफ्टर 3 appearances, 3 appearance में, he shall not be qualified to reappear for such test for the expiry of a period of 60 days from the last date of last such test। तो लास्ट में उसका टेस्ट हुआ था उसके 60 दिन के। और इसके साथ आप एक चीज का ध्यान देना, जहां इस तरह के ब्रैकेट है, जहां इस तरह के ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट का मतलब है ये अमेंडमेंट ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में अमेंड करके डाला गया है। और इसके साथ क्या जोड़ दिया, पहले तो टेस्ट तक तो था, ये पूरा ही जोड़ा हुआ है, यहां से देख लो। इसके साथ दूसरी चीज क्या जोड़ दी, and such applicant shall be required to complete a remedial driving training course from any school or establishment under section 12। सेक्शन 12 है, ये आपका मोटर ड्राइविंग स्कूल से रिलेटेड है, और उसको लाइसेंस जारी करने से पहले उसको एक रेमेडियल मोटर ड्राइविंग कोर्स भी करना पड़ेगा, ड्राइवर ट्रेनिंग कोर्स, यानी कि वो कोर्स करने के बाद फिर अब उसका लाइसेंस 3 बार में भी पास नहीं होता। अब क्या है, द टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस टू ड्राइव शैल बी कैरिड आउट इन ए व्हीकल ऑफ द टाइप टू विच द एप्लीकेशन रेफर्स। टेस्ट जिसके लिए वो अप्लाई करेगा उसी तरह के गाड़ी को चला के देखा जाएगा उससे। Provided that a person who passed a test in driving a motorcycle with gear shall be deemed also have passed test in driving a motorcycle without gear। यानी कि इसमें प्रोवाइडेड दैट क्या कर दिया, अगर किसी के पास मोटरसाइकिल विद गियर का ड्राइविंग लाइसेंस है, उसको अलग से मोटरसाइकिल विदाउट गियर का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की आवश्यकता नहीं है। वो क्यों नहीं है, वो ये सब सेक्शन 6 कहता है कि जिसके पास मोटरसाइकिल विद गियर का ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको ये समझा जाएगा कि इसको मोटरसाइकिल विदाउट गियर ही चलानी आती है। तो अपन जैसे इन जनरल अपन देखते हैं तो ये सब इस एक्ट के अकॉर्डिंग है, एवरीथिंग इज गवर्न बाय द एक्ट के अकॉर्डिंग, नियम इस एक्ट से बंधे हुए हैं सभी के सभी। और सब चीज जो आपके सिस्टम में जो आपको आसपास नजर आती है
ऐसे किसी ने एक सवाल पूछा था कि सब मोटरसाइकिल विद गियर का है, मेरे में तो विदाउट गियर का जुड़वाना है। ऐसे भी लोग हैं जो विदाउट गियर का जुड़वाते हैं। उस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि विदाउट गियर की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, कोई 16 साल का है और 16 से 18 के पीरियड के लिए उसको विदाउट गियर का चाहिए, और फिर विद गियर की जिसने ले लिया उसको विदाउट गियर की आवश्यकता नहीं। When any application has been duly made to the appropriate licensing authority and the applicant has satisfied such authority of his competence to drive, the licensing authority shall issue the applicant a driving license। और इस सब के पास टेस्ट होने के बाद वो जो है उसको ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू कर देगी। License shall issue the applicant a driving license unless the applicant is for the time being disqualified for holding। तब इश्यू करेंगी जब अथॉरिटी इंश्योर कर लेगी कि इसको किसी टाइम बिंग के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो, या इसका लाइसेंस रिवोक नहीं हुआ हो, या कैंसिल नहीं हुआ हो, तो ऐसे केस में उसको ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। Obtaining a driving license provided that a licensing authority may issue a driving license to drive a motorcycle or a light motor vehicle, notwithstanding that it is not the appropriate licensing authority। If the licensing authority is satisfied that there is good and sufficient reason for the applicant's inability to apply to the appropriate licensing authority। अगर किसी appropriate licensing authority के अलावा किसी दूसरी licensing authority के पास कोई अप्लाई करता है और वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाती है कि इसके पास प्रॉपर रीजन है यहां लाइसेंस बनवाने का, तो वो उसको लाइसेंस इश्यू कर सकती है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड, अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई होगी आफ्टर गिविंग द एप्लीकेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर, उसको सुनने के बाद कि इज अ हैबिचुअल क्रिमिनल और अ हैबिचुअल ड्रंकर। अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को पता है कि हैबिचुअल क्रिमिनल है या हैबिचुअल ड्रंकर है, तो वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसको रिफ्यूज कर सकती है लाइसेंस जारी करने से। इज अ हैबिचुअल एडिक्ट टू एनी नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रिक or psychotropic substance within the meaning of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई हैबिचुअल एडिक्शन है किसी के नशीली दवाओं का सेवन करने का, तो ऐसे व्यक्ति को भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी नकार सकती है लाइसेंस जारी करने से। या कोई ऐसा पर्सन है हुज लाइसेंस टू ड्राइव एनी मोटर व्हीकल हैज एट एनी टाइम अर्लियर बीन रिवोक्ड, या पहले उसका लाइसेंस जो है वो रिवोक किया जा चुका है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा जब्त किया जा चुका है या निरस्त किया जा चुका है। इट मे फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, और उसके राइटिंग में उसके रीजंस को रिकॉर्ड किया गया है, मेक एन ऑर्डर, उसको एक आदेश निकाल सकती है उसको रिफ्यूज करने का, लेकिन वो अथॉरिटी उसको लिखित के अंदर आदेश निकाल के देगी कि इस कारणवश आपको लाइसेंस देने से मना किया गया है। By an order made by a licensing authority under this subsection may within 30 days of the receipt of the order appeal to the prescribed authority। राजस्थान के अंदर ये प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, अगर उस अथॉरिटी ने मना कर दिया, आदेश निकाल दिया कि आपको इस वजह से लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता, तो वो एप्लीकेंट जो है वो अपीलेट अथॉरिटी, नेक्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, जैसे यहाँ ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है और अपील इसकी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के पास होती है, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के पास जो है वहां वो अपील में जा सकता है। Any driving license for driving a motorcycle in force immediately before the commencement of this act shall after such commencement be deemed to be effective for driving a motorcycle with or without gear। यानी कि इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व प्रवृत्त मोटरसाइकिल चलाने के लिए कोई चालन अनुज्ञप्ति ऐसे प्रारंभ के पश्चात दोनों का माना जाएगा। ये एक्ट लागू होने से पहले अगर किसी को मोटरसाइकिल चलाने का जो ड्राइविंग लाइसेंस दे रखा है, तो वो मोटरसाइकिल विद और विदाउट गियर दोनों का माना जाएगा।
10th क्या कहता है, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन, द ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव ई कार्ट और ई रिक्शा शैल बी इश्यूड इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब। ई कार्ट और ई रिक्शा को तो जो ड्राइविंग लाइसेंस जो है, जो भी उसके नियम बनाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, उसके अकॉर्डिंग उसको बनाए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको दिया जा सकता है। यही है। बस सेक्शन 10, सेक्शन 10 क्या कहता है, फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि उसका कंटेंट क्या है, विषय वस्तु क्या है, उसकी अंतर वस्तु क्या है उसकी ड्राइविंग लाइसेंस की। एवरी लर्नर्स लाइसेंस एंड ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेप्ट ड्राइविंग लाइसेंस इश्यूड अंडर सेक्शन 18 जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, एंड शेल बी इन सच फॉर्म एंड शेल कंटेन सच इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है उस फॉर्मेट के अंदर उसके अंदर कंटेंट होंगे। अ लर्नर्स लाइसेंस और एज द केस मे बी ड्राइविंग लाइसेंस शैल ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज एंटाइटलिंग द होल्डर टू ड्राइव ए मोटर व्हीकल ऑफ वन और मोर ऑफ द क्लास, नेमली कौन कौन सी क्लासेज होंगी, एक या ज्यादा। ये क्लासेस दे दी, मोटरसाइकिल विदाउट गियर, पहली क्लास है मोटरसाइकिल विदाउट गियर, बिना गियर वाली मोटरसाइकिल। दूसरी मोटरसाइकिल विद गियर। तीसरा है एडेप्टेड व्हीकल, ये एडेप्टेड व्हीकल नए अमेंडमेंट एक्ट में डाला है, देखो इसमें भी ये वाला ब्रैकेट है। चौथी लाइट मोटर व्हीकल पहले भी था। पांचवी जो कैटेगरी कर दी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी नए अमेंडमेंट एक्ट में डाला है। पहले हैवी मोटर व्हीकल था, हैवी पैसेंजर व्हीकल था, काफी कैटेगरीज थी। फिर इसके बाद क्या कर दिया, रोड रोलर, और इसके बाद एक और कैटेगरी दे दी, मोटर व्हीकल ऑफ आ स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन, किसी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन वाला मोटर व्हीकल, यानी उसका नाम आ जाएगा, जैसे कोई क्रेन का है, कोई अर्थ मूविंग इक्विपमेंट का है, इस तरह के जो है, कोई डोजर का है, तो इस तरह के जो स्पेशल जो है, तो भी जो क्लास है, जो भी गाड़ी जो चलाने की जो चीज है वो इसमें आ गई स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन की। जैसे कोई फोर्कलिफ्ट ट्रक का है, ऐसी गाड़ियों को चलाने के लिए क्या है, एंडोर्समेंट कराने के लिए इनको चलाने की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद उसका एंडोर्समेंट होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक बहुत ही अहम फैसला दिया था, और ये अहम फैसला क्या था, अपन इसका मेन चीज, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसकी स्टडी करवाई। सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस है, उन डेफिनेशंस का निष्कर्ष निकाला गया, और निष्कर्ष निकालने के बाद जो निष्कर्ष था उसको हमने शुरू में डाल दिया, और इस निष्कर्ष की जो मेन चीज है वो मैं अब आपके सामने बता देता हूं। 3 पेज का है, किसी को अगर पूरा पढ़ना हो तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के साइट पे भी मिल जाएगा, आप गूगल में भी डालोगे तो भी आपका आ जाएगा। लेकिन ये निष्कर्ष क्या है कि कोई भी ऐसा व्हीकल, चाहे वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो चाहे नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, इसका ग्रोस व्हीकल वेट 7,500 केजी से अधिक ना हो, या 7,500 केजी तक हो, तो और उस व्यक्ति के पास लाइट मोटर व्हीकल को चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस है, ऐसा व्यक्ति लाइट मोटर व्हीकल के ड्राइविंग लाइसेंस से किसी भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल को भी चला सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको ये अपना जजमेंट दिया 2017 में, और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने जो है इसको क्या किया, 2018 में एक एडवाइजरी जारी की सभी स्टेट्स के लिए, सभी स्टेट्स के सेक्रेटरीज को, और उसके बाद स्टेट्स ने भी इसके आदेश निकाल दिए, और अब जो है 7.5 टन तक की कैपेसिटी के व्हीकल या फिर कोई मोटर का रोड रोलर या ट्रैक्टर जिसका अनलेडन वेट जो है 7,500 केजी से अधिक नहीं हो, ऐसी गाड़ियां लाइट मोटर व्हीकल के ड्राइविंग लाइसेंस से चलाई जा सकती हैं। अब इन्होंने क्या कहा
कि भाई जो एडवाइजरी आई उसमें कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस अब किसके लिए बच गया, यानी कि जो आप लाइट ट्रांसपोर्ट बोलते थे, तो इसका जीवीडब्ल्यू 7.5 टन तक था, 7,500 kg तक, उसमें से क्या क्या निकल गया। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी हो या नॉन ट्रांसपोर्ट हो, देखो उसमें से बाहर, इन व्यू ऑफ द लीगल पोजीशन एज सेटल्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट in the above judgment, the requirement under the Motor Vehicles Act 1988 to obtain the transport license would arise in case of, इस केस में ट्रांसपोर्ट लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। अब क्या बच गया, मीडियम ऑब्लिक हैवी गुड्स एंड पैसेंजर व्हीकल्स ओनली। अब जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कोई पूछ ले कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ड्राइविंग लाइसेंस से निम्नलिखित गाड़ियां चलाई जा सकती हैं, तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ड्राइविंग लाइसेंस या किसके अंदर आवश्यकता है, तो क्या करेगा, मीडियम डाल देगा, मीडियम गुड्स, हैवी गुड्स, और फिर उसमें डाल देगा लाइट पैसेंजर व्हीकल्स। तो इसका मतलब जो ऑप्शन जो गलत हो गया वो कौन सा हो गया, या चारों डाल दिए तो उपरोक्त भी आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें क्या करा, नो अदर व्हीकल विल रिक्वायर एनी सेपरेट एंडोर्समेंट, किसी दूसरे, इन गाड़ियों 4 कैटेगरी के, यानी कि मीडियम गुड्स, हैवी गुड्स, मीडियम पैसेंजर, हैवी पैसेंजर के अलावा गाड़ी को चलाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल की ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद क्या है, नो अदर व्हीकल एनी सेपरेट एंडोर्समेंट इवन इफ दे आर यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पज, अगर कॉमर्शियल पर्पज के लिए भी वो यूज किए जा रहे हैं, जैसे आप जो छोटी गाड़ी पिकअप वगैरह बोलते हो, 407 वगैरह जो आप बोलते हो, उनको चलाने के लिए किसी भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। लाइट मोटर व्हीकल के ड्राइविंग लाइसेंस से आप उसको चला सकते। अब ये क्या निकाल दिया, इवन इफ दे आर यूज फॉर कमर्शियल व्हीकल्स, commercial purposes, the exemption from the requirement to obtain the endorsement for commercial vehicles would apply to the following vehicle: मोटरसाइकिल विदाउट गियर, मोटरसाइकिल विद गियर, लाइट मोटर व्हीकल, गुड्स और पैसेंजर दोनों ही, और ई रिक्शा और ई कार्ट, ये 4 कैटेगरी जो है ये आपके ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लाइसेंस से बाहर निकाल दी। तो कोई आवश्यकता नहीं है, अगर ये 4 कैटेगरी आप चलाते हो तो आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल की ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं हो। भले ही आपकी मोटरसाइकिल कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज हो रही हो, भले ही आपकी विदाउट गियर की गाड़ी है वो भी कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज हो रही हो, या कोई रेंट है बाइक या रेंट है मोटर कैब, उसमें स्कीम के अंदर कोई आपने लेके चला रहे हो, तो उसमें भी आपको इसकी आवश्यकता नहीं है ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ड्राइविंग लाइसेंस। फिर आगे क्या है, इट इज रिक्वेस्टेड दैट द अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस में प्लीज बी इश्यूड टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटीज एंड द एनफोर्समेंट अथॉरिटीज for compliance of the directions of Honorable Supreme Court as above. तो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज के पास तो ये गाइडलाइन भी आ गई, ये सर्कुलेशन भी आ गया, सभी मेरे हिसाब से राज्य सरकारों ने ये गाइडलाइन निकाल दी कि आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड बोर्डिंग जो है करें। लेकिन समस्या कहां आ रही है, और मेरे हिसाब से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास भी ये सर्कुलर पहुंच गया और सबको पता, लेकिन समस्या कहां आ रही है, कुछ एक जगह पुलिस की जो अथॉरिटीज है जो चेकिंग करते हैं, ट्रैफिक पुलिस है या नॉर्मल पुलिस है, वो लोग आज भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं। तो मैं सबसे कहना चाहूंगा कि अब ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है अगर किसी व्हीकल का ग्रॉस व्हीकल वेट 7,500 kg से अधिक ना हो तो। एडिशंस टू ड्राइविंग लाइसेंस, यानी ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर और एडिशंस करवाना दूसरी कैटेगरी के। एनी पर्सन होल्डिंग ए ड्राइविंग लाइसेंस, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइव एनी क्लास, किसी भी क्लास को चलाने के लिए, और डिस्क्रिप्शन ऑफ मोटर व्हीकल who is not for the time being disqualified for holding or obtaining a driving license to drive any other class or description of motor vehicles may apply to any licensing authority in the state in which he resides or carries on his business in such form and accompanied by such documents and with such fees as may be prescribed by the central government for the addition of such other class or description of motor vehicles to the license। यानी कोई भी पर्सन जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है किसी भी क्लास का या डिस्क्रिप्शन का,
और उस लाइसेंस को टाइम बिंग के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है, तो किसी भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास एंडोर्समेंट के लिए, एडिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ऐसे रूल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए हो। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9 shall apply to an application under this section as if the said application were for the grant of license under that section to drive the class or description of motor vehicles which the applicant desires to be added to his license, provided that the licensing authority may, before issuing the license, verify the identity of applicant in such manner as may be prescribed by the central। यानी कि एप्लीकेंट को जिस हिसाब की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अप्लाई करेगा लर्निंग लाइसेंस के लिए, और फिर परमानेंट लाइसेंस के लिए उसके अंदर वो कैटेगरी ऐड कर दी जाएगी, बशर्ते कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी ये सेटिस्फाइड हो जाए कि इसका लाइसेंस जो है कभी डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ हो और उसकी आइडेंटिटी है वो वही है जो पहले से ऑलरेडी उसके पास लाइसेंस है। ऐसा नहीं किसी और का लाइसेंस लिया है और कैटेगरी जुड़वा ली फिर खुद का बनवा लिया, इससे लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सेटिस्फाई होना पड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ लाइसेंसेस टू ड्राइव मोटर व्हीकल्स, ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है पहले के पेपरों में। मोटर यान चलाने के लिए लाइसेंस की प्रभावशीलता का विस्तार कहां तक लागू है। A learner's license or driving license issued under this act shall be effective throughout the India। पूरे इंडिया के अंदर यानी किसी भी स्टेट द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू होगा। सेक्शन 14 ये क्या कहता है, करेंसी ऑफ लाइसेंसेस टू ड्राइव मोटर व्हीकल्स, मोटर यान चलाने की वैधता का अब आप देखना कितने पीरियड के लिए उसको इश्यू किया जाता है। तो क्या है कि लर्नर्स लाइसेंस इश्यूड, लर्नर लाइसेंस हमेशा 6 महीने के लिए इश्यू किया जाता है किसी भी कैटेगरी का, और 1 महीने जब वो सीख लेता है उसके बाद वो उस ड्यूरेशन के बीच में परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। ये आप सबको पता भी है और नहीं पता है तो अब पता चल गया होगा। Learner license issued under this act shall subject to the other provisions of this act be effective for a period from the date of issue of the license। और 1 महीने के बाद यानी आफ्टर 30 डेज आपके पास मैसेज आएगा और मैसेज आने के अगले दिन आप उस लाइसेंसिंग अथॉरिटी को परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करवा सकते हैं। ये प्रक्रिया आपकी हो जाए तो आपको जो स्लॉट का टाइम मिले उस टाइम पे, बजाय इसके कि आपके 30 दिन हुए नहीं मैसेज आते ही आप चले गए, तो उससे अगले दिन, तो उस दिन आप आते हो आपका अप्लाई नहीं होता, या आप पहले ही अप्लाई करके आओ जिससे कि जब अप्लाई हो जाए तब आप आओ। सिस्टम बहुत ही अच्छा बनाया गया है और इसमें कहीं भी किसी को परेशान करने वाली बात नहीं है। और कुछ सेवाएं तो ऐसी हैं सीधे ही ऑनलाइन है तो अपने आप ही हो जाता, अथॉरिटी के पास आने की भी आवश्यकता नहीं है। तो वो आप देख लेना सारथी पोर्टल पे कौन कौन सी सेवाएं। अब इसका issued or renewed under this act shall in case of license to drive a transport vehicle be effective for a period of 5 years। यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 5 साल के लिए जारी किया जाएगा। पहले 3 साल के लिए जारी किया जाता था, अब नए अमेंडमेंट के अंदर क्या कर दिया 5 साल के लिए वो जारी किया जाएगा। और अगर किसी के पास हैजार्डस व्हीकल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया है या उसकी एंट्री एंडोर्समेंट कर रखा है हैजार्डस व्हीकल, तो वो हर 3 साल में किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट in the case of license to drive transport vehicle carrying goods of dangerous or hazardous nature be effective for a period of 3 years and renewal thereof shall be subject to such conditions as the central government may prescribe। यानी कि वो ट्रेनिंग करने के बाद हैजार्डस व्हीकल ऑपरेट करने के लिए तो वो जो है वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अपना पेश करेगा, उसके बाद उसका एंडोर्समेंट हो जाएगा और ये हर 3 साल में। इन द केस ऑफ एनी अदर लाइसेंस, दूसरे किसी लाइसेंस में सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, इफ द पर्सन
obtaining the license either originally or renewal thereof। और दूसरे केसेस के अंदर क्या होगा, ये कंडीशन। दूसरे केसेस जैसे आपने जो बता रहे मोटरसाइकिल विद गियर और लाइट मोटर व्हीकल, जनरली जो लोग बनवाते हैं वो मोस्टली लोग यही बनवाते हैं। उसमें क्या होगा, अगर किसी की एज 30 ईयर से कम है तो क्या होगा, उसका लाइसेंस 40 ईयर्स तक बनेगा। हैज नॉट अटेंड द एज ऑफ 30 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ इश्यू, इश्यू की डेट को या रिन्यूअल की डेट को, देयर ऑफ बी इफेक्टिव अंटिल द डेट ऑन विच सच पर्सन अटेंड्स द एज ऑफ 40 ईयर्स। 40 साल की उम्र अटेंड करेगा तब तक उसका ड्राइविंग लाइसेंस जारी होगा। मान लो किसी ने में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया तो 40 साल तक उसकी उम्र यानी 20 साल का बन गया। किसी ने 18 साल के में बनवा लिया तो उसका 22 साल के लिए पहला ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा, दूसरा, हैज अटेंड द एज ऑफ 30 ईयर्स, 30 साल एज अटेंड कर ली बट हैज नॉट अटेंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, लेकिन 50 साल अटेंड नहीं की ऑन द डेट ऑफ इश्यू और रिन्यूअल देयरऑफ, बी इफेक्टिव फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच इश्यू और रिन्यूअल। यानी 30 साल क्रॉस करते ही उसका फिर 10 साल के लिए बनेगा। पहले 40 साल की उम्र होने तक जो 30 साल से कम उम्र के हैं उनका, अब 30 साल क्रॉस कर ली लेकिन 50 साल क्रॉस नहीं की तो 10 साल के लिए बन जाएगा। इसके बाद हैज अटेंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, हैज अटेंड द एज ऑफ 30 ईयर्स बट नॉट अटेंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, तो उसका क्या बन जाएगा, 10 साल के लिए। हैज अटेंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, 50 साल पूरी कर ली बट हैज नॉट अटेंड द एज ऑफ 55 ईयर्स, लेकिन 55 साल का नहीं हुआ ऑन द डेट ऑफ इश्यू, रिन्यूअल पेयर ऑफ, या तो रिन्यूअल हो या इश्यू, बी इफेक्टिव अंटिल द डेट ऑन विच सच पर्सन अटेंड्स द एज ऑफ 60। तो जब तक 60 साल की उम्र क्रॉस करता तब तक के लिए उसका बन जाएगा। और क्या है, हैज अटेंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, लेकिन 55 साल की उम्र क्रॉस कर ली ऑन द डेट ऑफ इश्यू, इश्यू या रिन्यूअल के टाइम पे, be effective for a period of 5 years from the date of such issue or renewal, और 5 साल के लिए बनेगा। और 5 साल के लिए बनेगा 55 साल के बाद भी। और इसमें ऐसा कोई नहीं है, जैसे बहुत से लोग आते हैं बुजुर्ग लोग के सामने, तो 60 साल क्रॉस कर ली तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा क्या। इसमें एज की कहीं भी पाबंदी नहीं है। अगर व्यक्ति फिट है और उसका दिमाग सही तरह से काम करता है, मेडिकल सर्टिफिकेट वो पेश करता है, तो उसका लाइसेंस रिन्यू कर दिया जाएगा 5-5 साल के लिए, जब तक कि वो फिट है। और अनफिट होगा तो वो खुद ही नहीं आएगा करवाने के लिए, क्योंकि आदमी की जब हालत खराब हो जाती है तो वो किस लिए रिन्यू करवाए, किसी दूसरे के साथ ही जाना चाहिए, और अथॉरिटी भी नहीं करती फिर। सेक्शन 15 क्या कहता है, रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, इसका नवीनीकरण। Any licensing authority may an application on an application made to it renew a driving license issued under the provisions of this act with effect from the date of its expiry। उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी से उसको रिन्यू किया जाएगा। पहले 1 महीने का ग्रेस पीरियड होता था, यानी लाइसेंस आपका खत्म हो गया उसके 1 महीने तक आप आ जाते हो तो रिटेस्ट में नहीं जाना पड़ता था। अब ये 1 साल का कर दिया ग्रेस पीरियड, यानी आप पहले जैसे कुछ लोग जो विदेश में जाते थे उनके बड़ी समस्या होती थी कि साहब ये प्रॉब्लम आ गई, लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहा, मैं चला जाऊंगा फिर मैं इतने टाइम बाद आऊंगा। अब वो प्रॉब्लम भी कुछ हद तक समाप्त हो गई। 1 साल के अंदर तो कोई भी हो, विदेश में रहता हो कहीं भी, अगर यहाँ का रहने वाला है तो वो आता ही आता है। क्या कर दिया कि 1 साल पहले तक रिन्यू करवा सकता है और 1 साल बाद तक करवा सकता है, तो 2 साल का पीरियड मिल गया। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा पीरियड की किसी को भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। Provided that in any case where the application for the renewal of a license is made either 1 year prior to the date of its expiry, expiry से 1 साल पहले, or within 1 year after the date of its expiry, the driving license shall be renewed with effect from the date of its renewal। तो उसकी रिन्यूअल डेट है, उसी डेट से वो रिन्यू होगा, चाहे पहले कराए चाहे बाद में कराए। ये देखो, ये भी
देखो ब्रैकेट में बाद में डाला है नए अमेंडमेंट एक्ट में, आइदर 1 year prior to the date of its expiry or within 1 year after the date of its expiry, the driving license shall be renewed with the effect from the date of its renewal. ठीक है, परंतु किसी भी मामले में जहां लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन उसकी समाप्ति की तारीख से 1 वर्ष पूर्व या समाप्ति की तारीख के पश्चात 1 वर्ष के भीतर किया जाता है, वहां ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण उसके नवीनीकरण की तारीख से प्रभावी होगा। प्रोवाइडेड दैट, ये प्रोवाइडेड देखो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द एप्लीकेशन इज फॉर द रिन्यूअल ऑफ ए लाइसेंस टू ड्राइव ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में, और वेयर इन एनी अदर केस या दूसरे किसी केस में एप्लीकेंट हैज अटेंड द एज ऑफ 40 years, अगर 40 years अटेंड कर ली, the same shall be accompanied by a medical certificate in the same form and in the same manner as is referred in subsection 3 of section 8 and the provisions of subsection 4 of section 8 shall so far as may be apply in relation to every case as the apply in relation to a learner's life. यानी कि अगर 40 साल एज क्रॉस हो गई है और ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है, ऐसे रिन्यूअल के केस में क्या होगा कि उसको मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा। दूसरा इसका सबसेक्शन क्या कहता है, एन एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल ऑफ ए ड्राइविंग लाइसेंस शैल बी मेड इन सच फॉर्म एंड अकम्पेन्ड बाय सच डॉक्यूमेंट एज मे प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ने जो डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पेश करने पड़ेंगे एप्लीकेशन। Where an application for the renewal of driving license is made previous to, पहले किया है, or not more than 1 year after the date of its expiry, the fee payable for such renewal shall be such as may be prescribed by the central government. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी वैसी फीस भरनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल जो डिसाइड जो कर रखा है कि इस ग्रेस पीरियड के अंदर कोई पेनल्टी नहीं लगती है। Where an application for the renewal of driving license is made more than 1 year, 1 साल के बाद एक्सपायरी के बाद रिन्यूअल के लिए अप्लाई करता है, फी पेबल फॉर सच रिन्यूअल शैल बी सच अमाउंट, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और वर्तमान में अपन राजस्थान की बात करें तो इसके बाद में अगर कोई आता है उसके ऊपर पेनल्टी भी लगती है और उसका दोबारा रीटेस्ट भी होगा, रीटेस्ट होगा तो टेस्ट की जो फीस है वो भी आपको देनी होगी। Central government provided that the fee referred to in subsection 3 may be accepted by the licensing authority in respect of an application for the renewal of driving license made under this subsection if it is satisfied that the applicant was prevented by good and sufficient cause from applying within the time specified in subsection 3. Provided further that if the application is made more than 1 year after the driving license has ceased to be effective, the licensing authority shall refuse to renew the driving license unless the applicant undergoes and passes to its satisfaction the test of competence drive referred to in subsection 3 of section 9, यानी कि उसको टेस्ट देना पड़ेगा और उसके बाद ही वो रिन्यू करेगी लाइसेंसिंग अथॉरिटी। नहीं टेस्ट देता है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसको रिफ्यूज करता है। पांचवा इसका सबसेक्शन क्या कहता है, वेयर द एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल हैज बीन रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दी गई है, द फी पेड शैल बी रिफंडेड टू सच एक्सटेंट एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर उसको रिन्यू नहीं करते हैं तो जो उसने फीस पे कर दी उसको रिफंड का ही प्रोविजन है। वो प्रोविजन क्या होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो ये एक्ट है, इसके आधार पे रूल्स बने और स्टेट गवर्नमेंट के भी रूल्स बने हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो पेश करनी पड़ेगी, वो रिफंड करना पड़ेगा। Where the authority renewing the driving license is not the authority which issued the driving license, it shall intimate the fact of renewal to the authority which issued the driving license. यानी जिस अथॉरिटी ने ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया है वो अथॉरिटी नहीं है रिन्यू करने वाली, तो ये अथॉरिटी क्या है उस मूल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगी। ये इसका सबसेक्शन 6 कहता है। और आजकल जो है मूल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने की भी आवश्यकता नहीं है, कॉमन रजिस्टर है, उसके अंदर पूरे डाटा ऑनलाइन है, किस अथॉरिटी ने क्या काम किया, यानी कि लाइसेंस कब जारी हुआ, उसके अंदर एंडोर्समेंट कब हुआ,
उसके अंदर किसी ने एडिट किया है और कुछ किया है, बैकलॉग किया है, तो किसने किया, कब किया, किसकी आईडी से किया, सारी की सारी डिटेल रिकॉर्ड में है, ऑनलाइन रिकॉर्ड है। अब इसमें कोई भी आदमी अपनी जिम्मेवारी से मुकर नहीं सकता, किसी भी अथॉरिटी का कोई भी कर्मचारी भी नहीं मुकर सकता कि मैंने ये काम नहीं किया। इसलिए ये चीज बिल्कुल पारदर्शिता आ गई है। रिवोकेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिजीज और डिसेबिलिटी। सेक्शन 16 क्या कहता है इसका, ये कहता है रोग या निःशक्तता के आधार पर चालन अनुज्ञप्ति का प्रतिसंग्रहण, यानी कि वापस ड्राइविंग लाइसेंस को रिवोक किया जा सकता है और जब्त किया जा सकता है कि अगर अथॉरिटी को लगे कि ये जो है गंभीर रूप से किसी बीमारी से पीड़ित है और ये आम जनता को डेंजर पहुंचा सकता है, तो वो उसके लाइसेंस को रिवोक कर सकता है। नोट withstanding anything contained in the foregoing sections, any licensing authority may at the time revoke a driving license or may require as a condition of continuing to hold such driving license the holder thereof produce a medical certificate in the same form and in the same manner as is referred to in subsection 3 of section 8 if the licensing authority has reasonable grounds to believe that the holder of the driving license is by virtue of any disease or disability unfit to drive motor vehicle, and where the authority revoking a driving license is not the authority which issued the same, it shall intimate the effect of revocation to the authority which issued that license. इसका मतलब क्या है कि अगर लगता है कि ये किसी डिजीज से ग्रसित है और इस डिजीज से ग्रसित आदमी रोड के ऊपर चलने के लिए इनकेपेबल है, उसके लाइसेंस को वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जिसके प्रकाश में ये चीज आए उस लाइसेंस को रिवोक कर सकती है। और ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो रिवोक करेगी वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो मूल जारी करने वाली लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इसकी सूचना। इसके बाद है ऑर्डर्स रिफ्यूजिंग और रिवोकिंग ड्राइविंग लाइसेंसेज एंड अपील्स देयरफॉर फ्रॉम। चालन अनुज्ञप्तियों को अस्वीकार करने या प्रतिसंग्रहित करने के आदेश और उनसे अपीलें और उनकी अपीलें क्या है, वेर आर लाइसेंसिंग अथॉरिटी रिफ्यूजेज टू इश्यू एनी लर्नर्स लाइसेंस, कोई लर्निंग लाइसेंस इश्यू करने के लिए रिफ्यूज कर जाए और टू इश्यू और रिन्यू और रिवोक्स एनी ड्राइविंग लाइसेंस, या इश्यू करने से, रिन्यू करने से या रिवोक कर देती है किसी ड्राइविंग लाइसेंस को, और रिफ्यूजेज टू ऐड ए क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ मोटर व्हीकल, कोई ऐड कराना चाह रहा हो उसको भी रिफ्यूज कर दे टू एनी ड्राइविंग लाइसेंस, किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस में, इट शैल डू सो बाय एन ऑर्डर। तो वो अथॉरिटी कोई ऑर्डर निकालेगी और उसको उसमें कारण मेंशन करेगी, इस कारण से आपके लाइसेंस को रिवोक कर दिया है, इस कारण से आपको नहीं जारी किया जा रहा है, इस कारण से आपके क्लास ऐड नहीं की जा रही, और उस ऑर्डर की अगर अपील करना चाहे communicated to the applicant or the holder as the case may be, giving the reasons in writing for such refusal or revocation. रिफ्यूजल और रिवोकेशन के जो है, जो भी रिफ्यूज न करेगी या रिवोक करेगी, जब्त करेगी, तो ऐसे व्यक्ति को रिटर्न में देना पड़ेगा उस लाइसेंसिंग। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 1 में विद इन 30 डेज। और अब क्या करेगा कि ये जो आदमी है जिसको रिफ्यूज का ऑर्डर दे दिया, ये अपील में जा सकता है अपीलेट अथॉरिटी को विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर। 30 दिन के बाद इसकी अपील भी नहीं सुनी जाएगी। अपील टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी which shall decide the appeal after the giving such person and the authority which made the order an opportunity of being heard, और उसको सुनने का पूरा मौका देगी ये अपीलेट अथॉरिटी, and the decision of the appellate authority shall be binding on the authority which made the order। और इस अपीलेट अथॉरिटी का जो डिसीजन है वो उस अथॉरिटी को मानना पड़ेगा जिस अथॉरिटी ने ऑर्डर निकाला था उसको रिफ्यूज करने का। तो बस सेक्शन 18 ड्राइविंग लाइसेंसेस टू ड्राइव मोटर व्हीकल्स बिलोंगिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेक्शन 18 क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो व्हीकल्स हैं उनको चलाने के लिए उससे रिलेटेड है। तो इसमें क्या, सच अथॉरिटी एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट में इश्यू ड्राइविंग लाइसेंस
valid throughout India to persons who have completed their 18 years to drive motor vehicles, which are the property or for the time being under the exclusive control of the central government and are used for government purposes related to the defense of the country and unconnected with any commercial enterprise. किसी भी व्यवसायिक एंटरप्राइज से रिलेटेड नहीं हो, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के कमांड कंट्रोल वाले व्हीकल्स को चलाए, ऐसे में वो अथॉरिटी ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर सकती है। ये स्पेशल है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के व्हीकल्स के लिए, जनरली डिफेंस पर्पज के लिए। दूसरा, a driving license issued under this section shall specify the class or description of vehicle which the holder is entitled to drive and the period for which he is so entitled. जितने पीरियड के लिए उसको दिया जाता है उतने पीरियड के लिए। जैसे फोर्स के अंदर, फौज के अंदर लाइसेंस जारी करते हैं, तो पहले तो क्या था, प्रक्रिया वापस आता था तो उसको जब्त कर लेते थे। अब भी वो ये, लेकिन उसके आधार पे वो पहले से ही अपने जो भी उसके स्टेट की अथॉरिटी लगती है उसमें अपना लाइसेंस बनवा सकते, उसको टेस्ट भी देने की। A driving license is issued under this section shall not entitle the holder to drive any motor vehicle except motor vehicle referred to in subsection 1. इस धारा के अधीन जारी की गई चालन अनुज्ञप्ति धारक को उपधारा 1 में निर्दिष्ट मोटरयान के सिवाय कोई मोटरयान चलाने का अधिकार नहीं। यानी ये अथॉरिटी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के व्हीकल्स को चलाने का ही अधिकार देगी, दूसरी कोई गाड़ी चलाने का अधिकार इस लाइसेंस से नहीं होता। यानी कि फौज के अंदर जो लाइसेंस मिलता है तो फौज की गाड़ियों को चलाने के लिए। The authority issuing any driving license under this section at the request of any state government furnish such information respecting any person to whom a driving license is issued as that government may at any time require. और कोई भी स्टेट की अथॉरिटी उनसे जो इस तरह के लाइसेंस जारी करने वाली अथॉरिटी उससे अगर कोई डाटा मांगती है अपनी आवश्यकता के अनुसार, तो ये अथॉरिटी को वो डाटा प्रोवाइड करेगी कि उन्होंने कितने लोगों को जारी किया और किस किस कैटेगरी के जारी किए। तो उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो तो डिफेंस भी नहीं देगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की भी रेस्ट्रिक्शन है, ऐसी कोई सूचना नहीं है। लेकिन इसके अंदर ये प्रोविजन है, अथॉरिटी इश्यूइंग एनी ड्राइविंग लाइसेंस अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन 18 के अंदर जो ड्राइविंग लाइसेंस जो अथॉरिटी जारी करेगी एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर उनसे रिक्वेस्ट करती है, फर्निश सच इंफॉर्मेशन रेस्पेक्टिंग any person to whom a driving license is issued as the government may at any time require. जब भी स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो उस अथॉरिटी से भी सूचना मांग सकती है। वो इसलिए कि भाई उस स्टेट के अंदर कितने ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुए, कोई डाटा है, कोई और कोई सूचना किसी भी काम के लिए चाहिए, स्टेटिस्टिकल डाटा के लिए, वो ले सकती है और वो देने पड़ेंगे। इसके साथ ही आपका ये जो है ये चैप्टर समाप्त तो नहीं हुआ, इसके अंदर कुछ एक सेक्शंस बच गए। सेक्शन 18 हो गया, सेक्शन 19, सेक्शन 20 जो है वो आपके लाइसेंस को रिवोक करने से रिलेटेड है, कैंसिलेशन से रिलेटेड है। किस किस कंडीशंस में लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपके लाइसेंस को जब्त कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है या डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, तो ये सारे के सारे अपन अलग से पढ़ेंगे एक दिन के सेशन में। तो वो आपका बच गया सेक्शन 19, सेक्शन 20 और कोई एक आध सेक्शन बच गया होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत से डाउट दूर भी होंगे। और आशा करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। एक बार फिर से आप सर्च करना @RKY रोड सेफ्टी या रोड सेफ्टी RK यादव या RTO खेतड़ी के नाम से आप सर्च कर सकते हो। आप इस चैनल को पिछले जो बनाया था अपन ने डेफिनेशन से रिलेटेड बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, लोगों को काफी जानकारियां मिली। और इवन मेरे स्टाफ ने तो ये कह दिया कि सर हर एक मंडे को 15-20 मिनट का इस तरह का सेशन जो जानकारी से रिलेटेड हो उसका आयोजन कर रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।